नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर ये चन्हूदड़ो था। कौन था? चन्हूदड़ो था। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। चन्हूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। क्या मिली है? प्रसाधन सामग्री। यहां से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य? तो लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। चन्हूदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले हैं। कहां से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं? तो ये चन्हूदड़ों से। ठीक है, आगे चलें। वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया है? तो खिलजी शासकों के तत्काल पहले और तत्काल बाद में कौन कौन से शासकों ने शासन किया है? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को क्रम से याद करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे क्या था ट्रिक? देख तू सैला। देख तू सैला। द से क्या हो जाएगा? दास वंश। दास वंश या गुलाम वंश। खिलजी वंश। ख से खिलजी वंश। तू से तुगलक वंश। सै से सैयद वंश। ल से लोदी वंश। ठीक है, अब हमें खिलजी वंश के तत्काल पहले और तत्काल बाद देखना है। तो खिलजी वंश से तत्काल पहले गुलाम वंश ने शासन किया है। किसने? गुलाम वंश ने। और खिलजी वंश के तत्काल बाद यह तुगलक वंश ने शासन किया है। ठीक है, तो गुलाम और तुगलक आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। खिलजी शासकों का कार्यकाल कब से कब तक था? खिलजी शासकों का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। इसके पहले गुलाम वंश यानी 1206 से 1290 तक शासन किया तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश यानी 1320 से 1412 तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अकबर के शासन में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद यह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज्मनामा से नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां फैजी, अबुल फजल एवं शेख सुल्तान ने किया था। तो रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से कहा गया? तो यह रज्मनामा के नाम से कहा गया। और इसका अनुवाद किसने किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, नकीब खां ने, अबुल फजल और शेख सुल्तान ने। ठीक है, आगे चलें। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनैतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक यह दादा भाई नौरोजी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अब डिटेल्स देख लेते हैं। उपर्युक्त में से दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनैतिक गुरु कहते थे। ठीक है, धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, आगे चलें। इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, दांडी मार्च यह 1930 में शुरू किया गया था। कब? 1930 में शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग की त्रासदी यह 1919 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन
1905 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन इसमें आएगा, फिर उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड 2 आएगा, फिर उसके बाद दांडी मार्च, फिर उसके बाद क्या आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 4 2 1 3, 4 2 1 3 किसमें है, बी में। किसमें, बी में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने लिखा है स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो ये अगस्त में शुरू हुआ था। कब? अगस्त में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो ये लिन लिथगो था। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था भारत का? तो ये लिन लिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड लिन लिथगो था। 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलें। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो समग्र रूप से भारतीय संविधान यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होने के साथ, यानी अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, या स्वीकार किया गया था, या अपनाया गया था, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। तो इसको अंगीकृत कब किया गया था भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को। साथ ही इसके कतिपय उपबंध, नागरिकता आदि कुल 15 अनुच्छेद प्रवर्तित हो गए थे, परंतु समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950, अंगीकृत हुआ कब, स्वीकार किया गया कब, अपनाया गया था कब, एक्सेप्ट किया गया, तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। आगे चलें। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की धारणा यह यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है देख लेते हैं। इसमें अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से, विधि का शासन लिया गया है और मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन, ये सब कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है,
लोकसभा सदस्य, देखिए लोकसभा सदस्य यह वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यह संसद द्वारा निर्वाचित होता है। और अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष यह लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 किस में है? 4, 1, 2, 3 ये डी में है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट चलें। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय समुद्र तट की लंबाई 7,500 किलोमीटर है। कितनी है? 7,000। भारत की लगभग कितनी है? भारतीय समुद्र तल की लंबाई कितनी है? तो 7,500 किलोमीटर लगभग। अब यहां डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर भारतीय तट रेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। यदि भारत की मुख्य भूमि का पूछे तो 6100 किलोमीटर, और अगर टोटल भारत की, संपूर्ण भारत की पूछ रहा है तो 7,516.5 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई 22,716.5 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो देखिए, बरगी बांध यह नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बनाया गया बांध है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो भारत में यूरेनियम की खदान यह सिंह भूमि में स्थित है। कहाँ? सिंह भूमि में। अब डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक यूरेनियम झारखंड राज्य के सिंह भूमि जिले के जादूगोड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ मात्रा में यूरेनियम कर्नाटक के एदासपुर के समीप, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की सांकर खानों में, राजस्थान में उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन अधिकतम मात्रा में यदि देखा जाए भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के सिंह भूमि जिले के जादूगुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय है। ठीक है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय है अर्थशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया है? तो भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 15। कितने? 15। ठीक है। देखिए, भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया, कब किया गया था? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में सन 1989 द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में कब विभाजित किया गया है? तो 1989 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इन कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में उस क्षेत्र विशेष के भौतिक गुणों और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को आधार बनाया गया है। ठीक है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया गया है। इस वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 की अवधि के लिए होंगी।
यानी 15वां वित्त आयोग कब से कब तक होगा, तो 2020 से लेके 2025 तक। 5 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ केंद्र व राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना है। तो यानी वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो राज्यों और केंद्र के मध्य करों का विभाजन करना है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वह शुष्क पुष्प कली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो किसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो लौंग का। किसका, लौंग का। लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह एक सदाबहार पौधा है जिसकी उत्पत्ति मूलतः इंडोनेशिया में हुई थी। तो लौंग की उत्पत्ति कहां हुई थी, तो इंडोनेशिया में। आगे चलें। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था, तो ये मस्टर्ड गैस का। किसका, मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। देखिए, मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 ईस्वी में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड है। क्या है, डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड किसका, मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे चलें। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए, तो एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर झुकना चाहिए। किधर, केंद्र की ओर। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था, तो देखिए इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले गठित कौन सा हुआ था, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम, इटली में। ठीक है, प्राग किस देश की राजधानी है, तो प्राग यह किस देश की राजधानी है, तो यह चेक गणराज्य की, किसकी, चेक गणराज्य की राजधानी है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद है, इसकी मुद्रा क्या है, रियाल है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, इसकी मुद्रा वान है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है और इसकी मुद्रा चेक कोरूना है। क्या है, चेक कोरूना। त्रिनिदाद और टोबैको इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ऑफ स्पेन है और इसकी मुद्रा कौन सी है, तो इसकी मुद्रा डॉलर है। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। कौन है, चंद्रबरदाई। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। बिसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल्हा हैं। परमाल रासो या इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाल रासो को और किस अन्य नाम से जानते हैं,
तो आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। तो परमाल रासो या आल्हा खंड को किस के रचयिता कौन है? तो जगनिक है। कौन है? जगनिक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलें। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अब डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण डेट्स हैं उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को विश्व CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। ठीक है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो क्वेश्चन में था। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस, ये दोनों मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं। कितनी हैं? 29 हैं। ठीक है। 25 सीटें आंध्र प्रदेश और राज्यसभा में हैं। 25 सीटें लोकसभा में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हैं। 26 सीटें गुजरात में हैं और 28 सीटें कहाँ हैं? कर्नाटक में हैं। ठीक है। और 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं लोकसभा की। आगे चलें। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध यह हॉकी से है। किससे? हॉकी से। अब हॉकी से और कौन कौन से कप संबंधित हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, आगा खां कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप, वेल्स ट्रॉफी, स्टेनली कप, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, ये सारे हॉकी से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी किस में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां? उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये अंशुमन झिगरन बने हैं। कौन बने हैं? अंशुमन झिगरन। ठीक है। और उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय एल्विस अली हजारिका थे। ठीक है। यानी नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय एल्विस अली हजारिका थे और सबसे कम उम्र में पार करने वाले नॉर्थ चैनल को अंशुमन झिगरन बने हैं अभी हाल ही में। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब यह साउथ जोन ने जीता। किसने जीता? तो साउथ जोन ने जीता। यह वेस्ट जोन को हराकर। किसको? वेस्ट जोन को हराकर। साउथ जोन ने यह ट्रॉफी वेस्ट जोन को हराकर जीती है। ठीक है। आगे चलें। ओडिशा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस भाषा को संविधान में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो कुई भाषा को। किसको? कुई भाषा को। किसने? उड़ीसा कैबिनेट ने। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M, R21 मैट्रिक्स M टीका
किस बीमारी से संबंधित है? तो यह मलेरिया से संबंधित है। किससे? यह मलेरिया से संबंधित है। R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता। किसने? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।